हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और क्लासेस के अपडेट और स्टडी मटेरियल के अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का साइंस के क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 13 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया कि हम आपको इसको टोटल 20 क्लास कराएंगे और इन 20 क्लास के समाप्त होते होते आपके 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे और उसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चन को ले लिया गया है। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 12 तक के अर्थात 1 से लेकर 12 तक के क्लास के वीडियो को अटेंड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके 1 से लेकर 12 तक के क्लास को भी जरूर देख लें। तो चलिए इस पार्ट 13 में अर्थात 13वां क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, अर्थात जो आवर्त सारणी होता है उस आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं। अम्लीय धातु हैं, क्षारीय धातु हैं, अक्रिय गैस है या फिर मिश्र धातु है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए और समझते हुए चलिएगा। तो इसमें पूछा यह जा रहा है कि जो आवर्त सारणी है उसके प्रथम वर्ग के सदस्य में कौन से धातु होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य में क्षारीय धातु पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, अर्थात जो हमारा वायुमंडल है इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है। 0.01%, 0.05%, सी 0.03% या फिर डी 0.02%। तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है वह 0.03% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है। NaOH है, यह जो NaOH है यह क्या है। अम्ल है, क्षार है, लवण है या फिर डी इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यह जो NaOH है यह एक प्रकार का क्षार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार। NaOH एक क्षार है। ऑक्सीन है, जैसा कि आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि NaOH एक क्षार है, उसी प्रकार यह ऑक्सीन है। और पूछा जा रहा है कि ऑक्सीन क्या है। एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या फिर किसी प्रकार का कोई कार्बोहाइड्रेट है। तो यह जो ऑक्सीन है यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि NaOH तो एक क्षार है और ऑक्सीन एक हार्मोन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक हार्मोन। ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन एक हार्मोन है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा जनन तंत्र का भाग मानव मादा का नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी। तो अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये तीनों के तीनों मानव के मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन पूछा जा रहा है कि इनमें ऐसा कौन सा भाग है जो कि मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका एक ऐसा भाग है जो कि पुरुषों के जनन तंत्र का भाग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। प्राग कोश में होते हैं, जो प्राग कोश होते हैं उन प्राग कोश में क्या होते हैं। बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या फिर प्रागकण होते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है कि जो प्रागकोश होते हैं प्रागकोश में प्रागकण ही होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रागकोण। प्रागकोश में क्या होते हैं, तो प्रागकोश में प्रागकण होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो स्वपोषी पोषण होता है वह केवल और केवल हरे पौधों में ही होता है, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार रखने की क्षमता को रखते हैं और स्वपोषी पोषण करने के लिए उनको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है। ये CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने पढ़ा फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति 0.03% है। बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश और डी इनमें से सभी। तो
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अर्थात स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश, ये तीनों के तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। और इसके अलावा एक चीज़ जल की और आवश्यकता होती है। तो ये तीनों की अर्थात इनमें से सभी की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ये सभी के सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अर्थात ये हमारे शरीर की ग्रंथियाँ दी गई है और पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय या फिर डी एड्रीनल। तो हमारे शरीर का लीवर एक ऐसा ग्रंथि होता है जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीवर। मनुष्य की शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह लीवर है। पादप हार्मोन का उदाहरण है। यह 4 प्रकार का हार्मोन दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है, अर्थात पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। ए पेप्सिन, बी एड्रीनलिन, सी ऑक्सिन और डी टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनलिन और पेप्सिन ये तीनों के तीनों मानव में पाए जाने वाले हार्मोन है। और इससे पहले ही आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा कि ऑक्सिन क्या है। तो ऑक्सिन एक हार्मोन है और यह हार्मोन एक पादप हार्मोन है, अर्थात पेड़ पौधों में रहने वाला, पेड़ पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण एक ऑक्सिन है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। अगर आप परिपथ में विद्युत धारा की माप करना चाहते हैं तो आप किस यंत्र की सहायता से विद्युत धारा की माप को करेंगे। वोल्टमीटर की सहायता से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो हमने आपको इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा रखा है कि जो विद्युत धारा की माप की जाती है परिपथ में वह वेवमीटर से की जाती है और विभवांतर का माप वोल्टमीटर से किया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की माप की जाती है एमीटर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमीटर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और यह 100% एग्जाम में पूछा भी जाएगा। इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दूसरा होता है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। और तीसरा सैलूनों में किस दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। तो दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में और सैलून में अगर इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको सिर्फ आंसर अवतल दर्पण ही टिक करके आना है, क्योंकि दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का प्रयुक्त होता है वह अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस उपकरण में धन और ऋण अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। अर्थात आज तक आपने जितने भी उपकरण को ध्यान से देखा होगा, जितने भी यंत्रों को ध्यान से देखा होगा, सभी के सभी यंत्र में पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन अवश्य रहता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा उपकरण है, कौन सा यंत्र है जिसमें ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव का चिन्ह होता है। ए मीटर में, बी वोल्ट मीटर में, सी कुंडली में और डी विद्युत सेल में। विद्युत सेल में, ए मीटर में, वोल्ट मीटर में आप देखिएगा तो जरूर प्लस और नेगेटिव का साइन रहेगा। लेकिन यह जो कुंडली होता है, कुंडली ऐसा उपकरण है जिसमें न ही धन और न ही ऋण का चिन्ह होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडली में। कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसमें न ही पॉजिटिव साइन होता है और न ही नेगेटिव साइन होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उस सरल सूक्ष्मदर्शी में किस चीज़ का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नीला थोथा, जिसको तूतिया के नाम से भी जाना जाता है, तो यह जो नीला थोथा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो यह लगता है हमने आपको पार्ट 10 अर्थात 10th क्लास में ही पढ़ाया था कि जो नीला थोथा होता है उस तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 4H2O या फिर CuSO4 × 10H2O। तो जो नीला थोथा होता है उसका रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O। निम्नांकित में कौन लवण है, अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा अणुसूत्र है जो कि एक लवण का अणुसूत्र है। A HCl, B NaOH, C K2SO4 या फिर D NH4OH। तो HCl तो आप जानते हैं कि अम्ल है, NaOH आपने अभी ही पढ़ा कि क्षार है, तो बच गया K2SO4। तो K2SO4 ही एक लवण होता है। आपको इन तीनों का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यही 3 ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जो HCl होता है यह अम्ल होता है। पूछा जाएगा आपसे निम्न में से कौन अम्ल है, तो अम्ल होता है HCl। निम्न में से कौन क्षार है, तो क्षार होता है NaOH। और निम्न में से कौन लवण है, तो लवण होता है K2SO4। तो इसमें पूछा जा रहा है लवण, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। जो नाइट्रोजन का अणु होता है उस नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं।
एक बंधन, दो बंधन, तीन सहसंयोजक बंधन या फिर डी चार सहसंयोजक बंधन। तो जो नाइट्रोजन के अणु होते हैं उसमें तीन सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में जो सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं वे तीन पाए जाते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो संगमरमर होता है उस संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ACaCO3, B MgHCO3 के होल टू, C CaHCO3 के होल टू या फिर D MgCO3 का होल टू। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बिल्कुल सामान्य होता है, CaCO3 संगमरमर का ही रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। ब्लैंक अर्थात खाली स्थान वन संपदा का एक उदाहरण है। अर्थात पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो कि एक वन संपदा का उदाहरण है? ए मिट्टी, बी लकड़ी, सी तांबा या फिर डी एल्यूमिनियम। तो मिट्टी, तांबा और एल्यूमिनियम ये तो धरती का संपदा है, लेकिन वन संपदा का उदाहरण लकड़ी है। अर्थात वन में पेड़ पौधे पाए जाते हैं और पेड़ पौधों में लकड़ियां होती हैं, तो लकड़ी ही एक वन संपदा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ी। लकड़ी वन संपदा का एक उदाहरण है। चीनी का रासायनिक सूत्र है। इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से याद कर ही लिए होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन करीब 5 से 6 बार रिपीट हो गया कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र हमने आपको अच्छे से याद करवा दिया, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। अगर इन क्वेश्चन को आप रिपीट होते हुए देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन क्वेश्चन को एक से ज़्यादा बार पढ़ रहे हैं तो आपको 100% ये क्वेश्चन याद हो रहे होंगे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। इंसुलिन की कमी से होता है। अर्थात हमारे शरीर में अगर इंसुलिन एक हार्मोन होता है और अगर इस इंसुलिन के हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? घेघा रोग, बौनापन, मनोबल या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो घेघा रोग होता है, हमने आपको बताया कि घेघा तो आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन इसमें इंसुलिन की कमी हो रही है। तो इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज़ कहा जाता है, तो वही रोग हमारे शरीर में हो जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊंट में? तो कॉकरोच एक ऐसा जीव होता है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉकरोच में। यूरोद्वितीय का संबंध है। जो यूरोद्वितीय का संबंध है वह किस चीज़ से है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या फिर डी इनमें से किसी से भी नहीं। तो जो यूरोद्वितीय है उनका संबंध वायु प्रदूषण से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। यह भी क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हो गया। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूरोद्वितीय का संबंध किस चीज़ से है? तो यूरोद्वितीय का संबंध है वायु प्रदूषण से। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि जैव अनिम्नीकरणीय अर्थात अजैव निम्नीकरणीय है? जैव अनिम्नीकरणीय मतलब आपको इतना समझना है कि वैसा पदार्थ जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जो मिट्टी में अपघटित नहीं होते हैं। तो DDT, कागज, वाहित मल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कागज और वाहित मल इन दोनों का तो अपघटन हो जाता है, लेकिन DDT एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि अजैव निम्नीकरणीय होता है, जिसको जैव अनिम्नीकरणीय भी कहा जा सकता है। यह मिट्टी में अपघटित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DDT। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर जानते होंगे कि जो क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या फिर सफ़ेद होता है? तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तियों में, तनों में हरे रंग पाया जाता है क्लोरोफिल के कारण। अर्थात पेड़ हरे रंग के इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? अर्थात अगर आप स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहते हैं तो इन चारों में से किस चीज़ का उपयोग करेंगे? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या फिर प्रिज्म का? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रिज्म के बिना स्पेक्ट्रम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्मों का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? अर्थात किसी प्रोटॉन का ऐसा कौन सा गुण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में, अगर वह चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गति करता है तो उसके गति करते समय वह परिवर्तन हो ही नहीं सकता है? चाल, वेग, संवेग या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
तो किसी भी प्रोटॉन का संवेग एक ऐसा गुण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। चाल और वेग उसका परिवर्तन हो सकता है लेकिन संवेग परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, अर्थात जो एक प्रारूपी सौर सेल होती है वह कितना विद्युत विभवांतर को विकसित करती है। 0.5 वोल्ट टू 1 वोल्ट, बी 2.0 टू 2.5 वोल्ट, सी 3.0 टू 4.5 वोल्ट, या फिर डी 4.5 टू 6.0 वोल्ट। तो जो एक प्रारूपी सौर सेल होता है वह जो विद्युत विभवांतर विकसित करती है वह 0.5 टू 1.0 वोल्ट ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.5 टू 1 वोल्ट। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है, अर्थात हमारे भारत का एक राज्य का नाम कर्नाटक, और पूछा जा रहा है कि कर्नाटक में अगर जल संग्रहण कहा जाता है तो उस जल संग्रहण के स्थान को क्या कहा जाता है, एरी, सुरंगम, आहार, या फिर कट्टा। तो कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को सुरंगम के नाम से जाना जाता है, जल संग्रहण स्थान को सुरंगम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरंगम। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश की तुल्य होता है, अर्थात जो एक कूलाम विद्युत आवेश होता है वह कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेशों के बराबर होता है, अर्थात तुल्य होता है। 6.2 इंटू 10 टू दी पावर 17, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19, या फिर डी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो एक कूलाम विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों में अगर बराबर पूछा जाए तो वह 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में पाए आवेश की तुल्य होता है, अर्थात बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अर्थात इन तीनों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मेथेन, एथेन, एथीन, या फिर इनमें से सभी। तो मेथेन और एथेन ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन एथीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथीन। एथीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर उस पत्ती का रंग हो जाता है, अर्थात अगर एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डाल दिया जाए तो उस पत्ती का रंग होगा, किस रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गुलाबी रंग में, नीला रंग में, नीला काला में, या फिर काला रंग में। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि अल्कोहल में सबसे पहले एक पत्ती को उबाला जाता है और उस उबली हुई पत्ती पर आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डाल दिया जाता है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि किसी भी पेड़ पौधे का पत्ती हरे रंग का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। तो वह पहले हरे रंग का होता है, लेकिन जब उसको अल्कोहल में उबाला जाता है और उबालने के बाद उस उबली हुई पत्ती पर आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डाला जाता है तो उस पत्ती का जो रंग होगा वह नीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा। यह लिटमस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर जो पत्ती का रंग होता है वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो जो आपतन कोण है वह कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज के प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण, अर्थात निर्गत कोण 40 डिग्री और विचलन कोण 30 डिग्री है, तो जो आपतन कोण होगा वह कितना होगा। तो आपतन कोण इन तीनों से अधिक होगा। तो ए होगा 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 70 डिग्री। तो जो आपतन कोण होगा वह 50 डिग्री होगा, क्योंकि वही आपतन कोण जब आती है तो उसमें निर्गत किरण होके 40 डिग्री हो जाती है और विचलित होकर 30 डिग्री हो जाती है। तो जो आपतन कोण होगा वह 50 डिग्री होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 डिग्री। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हमने आपको एक बात आपको बहुत बार बता रखा है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो जो ऋणात्मक वाला ऑप्शन है यह तो बिल्कुल ही गलत है। तो एक डायोप्टर उत्तल लेंस की क्षमता, अर्थात एक लेंस है उत्तल लेंस और उसका क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो एक डायोप्टर अगर किसी लेंस की क्षमता हो तो उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होती है। तो 100 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में है और यह धनात्मक होती है तो +100 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, अर्थात ये 3 प्रकार का वायरस और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा वायरस रोग है जो कि एक संक्रमित रोग है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी HIV एड्स, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो HIV एड्स एक ऐसा रोग है जो कि एक संक्रमित रोग है, यह एक प्रकार का वायरस वाला रोग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HIV एड्स एक वायरस से संक्रमित रोग है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, अर्थात पराग नलिका का जो बीजांड है
वह वृद्धि करता है तो वह उसका जो वृद्धि करना है वह किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाश अनुवर्तन से संबंधित है, गुरुत्व अनुवर्तन से, जल अनुवर्तन से या फिर रसायन अनुवर्तन से? तो परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायन अनुवर्तन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायन अनुवर्तन से संबंधित है। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। यह एक हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन। तो यह जो हार्मोन है यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से या फिर अधिवृक्क ग्रंथि से? तो यह जो एड्रीनलिन हार्मोन है यह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? अर्थात जो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है, फीका विलयन होता है, उसके बारे में इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि सत्य है? अर्थात यह सिरका सी गंध देती है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, यह प्याज जैसा गंध देती है, यह सड़े अंडे सी गंध देती है या यह सड़े मांस सी गंध देता है? तो जो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है यह सिरका सी गंध देती है, अर्थात सिरका के समान इसका गंध होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सिरका सी गंध देती है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तो इस विलयन का रंग क्या होता है? अर्थात यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई लिटमस विलयन है और वह लिटमस विलयन न ही अम्लीय है और न ही क्षारीय है तो उसका जो रंग होगा वह किस रंग का होगा? उस विलयन का रंग किस रंग का होगा? लाल रंग का, हरा रंग का, बैंगनी रंग का या फिर पीला रंग का? तो अगर लिटमस विलयन न ही अम्लीय और न ही क्षारीय हो तो उस लिटमस विलयन का रंग हमेशा बैंगनी होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी। जब लिटमस विलयन न ही अम्लीय और न ही क्षारीय हो तो इस विलयन का रंग बैंगनी होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, अर्थात जो श्वसन है उस श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा या फिर CO2 H2O और ऊर्जा? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 H2O और ऊर्जा, ये तीनों के तीनों होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO2 H2O और ऊर्जा। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? अर्थात इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और यह इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है कि पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रकाश का रंग है जो कि सबसे उस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, पीला रंग का, हरा रंग का या फिर बैंगनी रंग का? तो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कुछ पढ़ते उड़ते हैं नहीं, सिर्फ डायरेक्ट देखते हैं कि प्रकाश रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है तो लाल रंग मार देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। प्रकाश के रंगों में से जो अपवर्तनांक होता है वह बैंगनी रंग का अधिक होता है। लाल रंग का तो तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, लेकिन जस्ट इसके विपरीत होता है अपवर्तनांक। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो जो बातें हमने आपको बताई, अगर आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे तो आज के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो अपवर्तनांक जो अधिकतम होता है वह बैंगनी रंग का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंगनी रंग का। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया और यह हमारे क्रैश कोर्स का 13 अर्थात 13वां क्लास था और इसके बाद इसका 7 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं और अगर आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप 100% एग्जाम में साइंस के क्रैश कोर्स को पढ़कर अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।